हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्मल एक्सपेंशन का फोर्थ लेक्चर है हमारा। इसमें हम थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो है आगे थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आप नोट करें। उसमें देखिए, जो आपने देखा होगा कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जब पेंडुलम को आप ऑसिलेट कराते हैं तो जो घड़ी आती है ना पहले, जो पेंडुलम वाली, उसमें भी वही सिंपल पेंडुलम यूज होता था। तो पेंडुलम में जो क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक, उनका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड होता है। जब पेंडुलम एक तरफ से इधर जाता है तो 1 सेकंड, फिर इधर आया 2 सेकंड, यानी उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम पीरियड फार्मूला क्या है टी का? टी इज इक्वल टू 2π√L/G। लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है कि जो क्लॉक है वो स्लो हो गई या फास्ट? स्लो हो जाएगी। देखो, नोट करो। देखिए, इफ ए पेंडुलम क्लॉक, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं थ्योरी को। इफ ए पेंडुलम क्लॉक keeps proper time, if the pendulum clock keeps proper time at temperature θ1, टेम्परेचर को कैपिटल टी, थीटा या कुछ भी ले सकते हैं कहीं पर। इफ ए पेंडुलम क्लॉक कीप्स प्रॉपर टाइम एट टेम्परेचर θ1 and temperature increases to θ2, temperature increases to θ2, then due to linear expansion, temperature increases to θ2, then due to linear expansion, time period will be changed. Due to linear expansion, time period will be changed. तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। अगर लेंथ इंक्रीज हो गई या टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, ये T यहाँ पर जो लिया गया ये टाइम पीरियड, ठीक। नई जो लेंथ आई वो मान लो L डैश हो गई। इनिशियल लेंथ L है, नेचुरल है, ये चीज गिवन है। L जो है वो नेचुरल लेंथ है और L डैश टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद चेंज हो गई। L डैश इज इक्वल टू क्या होगा? कल फार्मूला पढ़ा था, L1 + अल्फा डेल्टा थीटा, एक्सपेंशन का फार्मूला है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुटअप कर दें आप, इन दोनों को डिवाइड कर दें पहले, T डैश अपॉन T। तो L डैश अपॉन L आ जाएगा, L डैश अपॉन L। 2π और G कैंसिल हो गए, T डैश को T में डिवाइड कर दिया, ठीक। L डैश की वैल्यू पुटअप कर दो, तो L इन ब्रैकेट 1 + अल्फा, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये 1 + अल्फा डेल्टा थीटा होल पावर 1/2 आ गया। चेक करके लिखना ठीक से। ये फार्मूला आपको मालूम है लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है। इसकी इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, दोनों डिवाइड कर दीजिए। इसमें बाइनोमियल लगा दें तो टी अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो यहां पर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। कभी कभी इसमें वो आ जाता है परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर फ्रैक्शनल चेंज होगा तो ये 1 को इधर पर माइनस कर लें। ये अगर फार्मूला आपको लर्न रहे ना तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाते हैं इससे। आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान दें, क्या निकला? T डैश माइनस T अपॉन T। क्या हुआ ये? T डैश माइनस T चेंज इन टाइम है और T क्या है? ओरिजिनल टाइम। तो डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? फ्रैक्शनल चेंज। इस तरह से डिवाइड करके माइनस करने पर ना परसेंटेज चेंज और वो निकल आते हैं इसलिए।
समझ गए ना टॉपिक को? इसमें केवल अल्फा और डेल्टा थीटा दो की रिक्वायरमेंट होगी। आप इसी के नीचे इसमें क्वेश्चन नोट करें। देखिए, ए क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम, ए क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम keeps correct time at 20 degrees centigrade. A clock with an iron pendulum keeps correct time with an iron pendulum keeps correct time at 20 degrees centigrade. How much time it will lose or gain per day? How much time it will lose or gain per day if temperature changes to 40 degrees centigrade? If temperature changes to 40 degree centigrade. गामा दिया है, गामा लिख दें, उन्होंने गिवन है क्वेश्चन में। देखिए 36 इंटू 10⁻⁻⁶, गामा 36 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। 36 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो आपने ये फार्मूला नोट किया है, ये वाला, इसमें साइड में ये बात नोट कर दें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा? घड़ी क्या होगी? स्लो की फास्ट? स्लो हो जाएगी। नोट कर दो वहां पर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस क्लॉक बिकम्स स्लो लिख दो, यानी टाइम लूज करेगी। If temperature decreases, then it will become fast. If temperature decreases, then it will become fast. हाँ, आप ये फार्मूला को ठीक से समझ गए ना? ये ओरिजिनल टाइम था, ये टाइम आपका जो चेंज हुआ, माइनस किया, इसका मतलब चेंज, और अपॉन ओरिजिनल तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया टाइम में, ठीक है ना? तो वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पर, जरा बताएं। टी डेस माइनस टी अपॉन टी क्या आएगा? टी डेस माइनस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी दी है? हाँ, तो उसको 3 से डिवाइड करो। 36 था ना? हाँ, तो 12 इंटू 10⁻⁻⁶। डेल्टा थीटा कितना डालें? 20, ठीक है? तो ये आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो टाइम आया है आपका, ये फ्रैक्शनल आया है, उसने पूछा है कि एक दिन में कितना चेंज होगा, तो क्या करें? एक दिन का पूछा है। ये जो टाइम है, ये टाइम मालूम है, टी से डिवाइड करने का मतलब है कि एक सेकंड में कितना वेरिएशन है वो आ गया। तो एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ पर लिख दीजिए। हाँ, करो 24 इंटू, लिख दो लॉस इन पर डे। नेक्स्ट लाइन में लिखें लॉस इन पर डे 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, 24 इंटू 60 इंटू 60, लॉस इन पर डे। ये आपका आ रहा है 10.368 सेकेंड।
10.368 सेकेंड। तो ध्यान रखना, अगर वैसे आप अगर भूल जाए ना तो ओरिजिनल फार्मूला लगा के कर सकते हो। T इक्वल टू 2π√L/g लगाएं, L डैश की वैल्यू डालें, जैसे आपने ड्राइव किया है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यह है कि ये थोड़ा जल्दी टाइम आंसर दे देगा आपको। नोट कर दिए? जरा क्वेश्चन नोट करें इसके आगे। लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का नोट करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर at 19 degree centigrade, at 19 degree centigrade is 3.5 ohm, is 3.5 ohm, and at 99 degree centigrade, and at 99 degree centigrade is 3.66 ohm। 19 डिग्री पर है 3.5 ओम, 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.66 ओम। At what temperature will its, at what temperature will its resistance be 4.30 ohm? At what temperature will its resistance be 4.30 ohm? देखिए, हमने इसका फार्मूला आपको नोट कराया था एक, कि इसका बेसिक फार्मूला है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T। तो इसमें दो इक्वेशन आप नोट करें, एक R1, यहाँ पर R1 कर दे रहे हैं, T1 पर रेजिस्टेंस R1 है और T2 पर रेजिस्टेंस R2 है। ठीक, T1 और R1 गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू डालें और या इनको आप डिवाइड करके अल्फा निकाल लें। तो अल्फा का भी ये फार्मूला बहुत फेमिलियर है, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, डिवाइड करके आ जाएगा -1 करके, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। ये निकाल लोगे ना दोनों से, इन दोनों को डिवाइड करो, ठीक है ना, डिवाइड करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर लो। समझ गए होंगे ना बात? अब इसमें आप वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो 3.66 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 99, जो वैल्यू हम रख रहे हैं वहां पर आप चेक कर लें। 3.5 इंटू 99 माइनस 3.66 इंटू 19 दिया है R1 T2 माइनस R2 T1। ये अल्फा जो है आपका हमने डिवाइड करके इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, 0.16 डिवाइडेड बाई 276.96। अब अल्फा जो आपका आया है, अगर आप चाहें तो इसी से निकाल लें, और या फिर क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आपको रखना है तो फिर R0 भी चाहिए होगा, ठीक है, या फिर आप इसी इक्वेशन में डाल दें तो इजीली निकल आएगा। आप ध्यान दें क्वेश्चन पर, आपको अब जो पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होगा 4.30 लिखा है ना, तो आप जो गिवन वैल्यू है उसी को, जैसे आपने एक आपको दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो है इसको T ले लीजिए और एक वैल्यू 3.5 वाली ले रहे ये वाली, मतलब जब पहले दो डाटा दिए थे तो आपने R1 R2 ये ले लिए जो गिवन थे, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस गिवन है तो इसी में से एक वैल्यू ले रहे हैं 3.5 और दूसरी वैल्यू वो ले रहा है जो गिवन है, और फिर से हम अल्फा वाली इक्वेशन लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दें, इसका फिर यूज करें अल्फा के फार्मूले का, 4.30 माइनस 3.50, आप समझ लें क्यों लगाया गया है, ठीक है ना। और 3.5 इंटू T ये अननोन टेम्परेचर हो गया, माइनस 4.3 इंटू 19,
19 पर है ना टेम्परेचर, हाँ समझ गए ना। तो ये आपको, और ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल कर दें, समझ गए ना। ये आप फिर पूरा सॉल्व करना, दो इक्वेशन हो गई, दोनों को साइमल्टेनियसली अल्फा और आर नॉट निकालें, वहां वैल्यू पुटअप करें और फिर आर डी निकालें, समझ गए ना, टोटल सॉल्व करना। ठीक, यहां पर जो टी है ये यहां पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको इक्वेट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 2, इससे आपका टी आ जाएगा। ये 419 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 419 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट किया। आप इसके बाद एक इसमें डेंसिटी वेरिएशन का फार्मूला नोट करें। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ये 11th में, इनको जरूर ध्यान रखना, ये पूछ सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना, स्पेशली सीबीएसई वाले में जो है, इसलिए ध्यान रखना बहुत है। हाँ, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉडी में वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा ना। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जनरल, मास अपॉन वॉल्यूम। अब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मास में होगा चेंज, जल्दी बोलो। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मास में चेंज होगा, मास में नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा ना, मास में कैसे चेंज हो सकता है। तो नई डेंसिटी जो बनेगी टेम्परेचर राइज करने के बाद, रो डेस इज इक्वल टू मास अपॉन वी डेस ले लिया। रो ओरिजिनल है, रो डेस बाद में चेंज हो गई है डेंसिटी। वी डेस और वी का रिलेशन क्या है बोलो, वी डेस इज इक्वल टू वी इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ध्यान है ना फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। जरा बी डेस की वैल्यू डाल दें रो डेस में, फार्मूला लर्न रखना है, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह रो लिख दें, ओरिजिनल डेंसिटी। ये बन गया डेंसिटी वेरिएशन का फार्मूला। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल फार्मूला है। इसमें कुछ बुक्स में इसको न्यूमरेटर में ले जाकर बाइनोमियल लगाते हैं, तो उससे जरा बचें, आप ओरिजिनल फार्मूला यूज करें जब भी डेंसिटी वेरिएशन आए, ठीक है ना। बाइनोमियल लगा देंगे तो रिजल्ट एक्चुअल नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे, ये किसी बॉडी हो, लिक्विड है या सॉलिड है, उसका मास है, वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये ओरिजिनल डेंसिटी है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, नया वॉल्यूम वी डेस आ गया, ठीक, डेंसिटी चेंज हो गई। तो वी डेस इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको मालूम है, वी डेस इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक। इसको यहाँ पर वी डेस की यहाँ वैल्यू पुटअप करें, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह रो लिख दिया, ठीक है, ये मास अपॉन वॉल्यूम की जगह, और फिर ये फार्मूला बन गया आपका रो डेस इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। नीचे क्वेश्चन नोट करें इसके, लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ the coefficient of volume expansion of mercury is 5.4 into 10 raised to power minus 4, 5.4 into 10 raised to power minus 4 per degree centigrade. What is the fractional change in its density? What is the
fractional change in its density for 80 degree centigrade rise in temperature. For 80 degree centigrade rise in temperature. ठीक है, तो लगा दो फार्मूला यही वाला, रो डेस इज इक्वल टू रो अपान 1 प्लस गामा की वैल्यू, गामा गिवन है ना 5.4 इंटू 10⁻⁻⁻4, चेक करें डाटा में 5.4 इंटू 10⁻⁻⁻4 इंटू 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, रो कितना है 80 है, 80 कर 80 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये वैल्यू आपकी जो है रो डेस अपान रो की जो वैल्यू आ रही है, ये अपान में जो डिवाइड किया 1.0432, 1.0432। क्या पूछा है क्वेश्चन में बताएं जरा, और कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, इसका क्या मतलब है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, जैसे अभी लगाया था, ठीक? तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, साफ साफ डिवाइड कर रहे हो, रो डेस अपॉन रो का कैलकुलेशन कर लेना पहले, इससे तुम्हें लगाने में आसानी रहेगी। जो हम ये जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो रो डेस अपॉन रो जो है वो ये 1 अपान है 0.043, इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है? तो ये आया 1 अपान 1.0432। अब बताओ कैसे करें माइनस? इसे जो है 1 माइनस कर दे दोनों साइड नेगेटिव करके, अभी समझ में आ जाएगा। 1 माइनस रो डेस अपान रो इज इक्वल टू 1 माइनस 1.0432। अब इसका एलसीएम ले लो, रो माइनस रो डेस अपान रो 1.0432 माइनस 1। देखिए आप जरा समझने की कोशिश करें, दो मेथड है, यहां पर डेंसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही ना, ठीक? तो हमारी रो ज्यादा थी, ठीक? तो हमें रो में से इसको माइनस करना था, अगर इंक्रीज होती तो हम इसमें दोनों तरफ 1 माइनस कर देते, समझ गए ना? तब रो डेस माइनस रो आ जाता है। अरे वो खुद ही करोगे नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, बात समझ गए? जब माइनस उसे अगर रॉन्ग कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। ये फ्रैक्शनल चेंज होता है। परसेंटेज कभी पूछे तो फिर 100 मल्टीप्लाई कर देना, ये 0.0414 आ रहा है, 0.0 नोट करें, 0.0414 कितना परसेंटेज चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज कितना बनेगा अगर पूछा जाएगा? 4.14%। ये फार्मूला तो हमें अभी आपको नोट कराया, रो डेस इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, इसमें गामा की वैल्यू पुटअप करो, डेल्टा टी की वैल्यू पुटअप करो, ये आएगा। अब हमने इसको रो डेस को रो को डिवाइड कर लिया तो 1 अपान ये आया, ठीक? हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना था, इसका मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो सीधे आप माइनस कर दो, यहाँ 1 माइनस उठा कर, तो 1 इधर माइनस, इसे भी 1 माइनस कर लो, उसको भी 1 माइनस कर लो, इसे एलसीएम ले लो, ये बन गया चेंज अपॉन ओरिजिनल। नहीं वो आप खुद देख लें, अगर आप नहीं करेंगे, एक काम ये कर सकते हैं आप, या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि रो डेस अमान -1 कर लो, अगर ये करोगे तो यहाँ आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तब भी कोई बात नहीं है, लिख दो डिक्रीज, ठीक है ना? नेचुरल है, ऑब्जेक्टिव में है, उसमें कहीं दिया होगा तो पॉजिटिव में देंगे ना वैल्यू वो, तो माइनस की सेटिंग खुद ही देख लो ना किधर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? वही तो देखना आपको, नहीं होगा खुद ही नेगेटिव आएगा आंसर में। नहीं आप नेगेटिव है तो लिख दो हटा के, उसे डिक्रीज हो रहा है और क्या, तब भी चलता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ये लिख लिया है, लिखिए हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर ऑफ ए brass rod be increased so as to increase its length by 1%. So as to increase in length by 1%. Alpha given है 0.002 per degree centigrade. ये 1% क्या दिया है जरा बताएं मुझे। लिखा है हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द ब्रॉस रॉड बी इंक्रीज्ड सो एज टू इंक्रीज इन लेंथ बाई 1%. इंक्रीज इन लेंथ बाई 1% अल्फा गिवन है। क्या होता फार्मूला डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एक लाइन का आंसर है। डेल्टा एल अपॉन एल गिवन है कि नहीं है? कितना होगा डेल्टा एल अपॉन एल? 1/100 1%। ठीक, डेल्टा एल अपॉन एल आपको गिवन है, एल्फा आपको गिवन है, डेल्टा टी निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एल्फा कितना दिया हुआ है? 0.0002। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये डेल्टा टी आपको दे रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नियरली होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरा आ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, मतलब उसको जो है आइडिया से लगा लेना चाहिए। ठीक है ना, डेल्टा एल अपॉन एल गिवन है। न्यूमेरिकल जो हम आपको करा रहे हैं ना, उनको भी इतना ठीक से कर लेंगे तो सफिशिएंट है, न्यूमेरिकल बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड so that the length of steel rod is 5 centimeter longer than the copper rod लिखा at all temperature अल्फा गिवन है। जरा बताएं क्या करेंगे। कॉपर का अल्फा दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा स्टील का है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि दोनों रॉड के जो लेंथ का डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर ही रहे। इसका मतलब है कि L1 और -L2 ऑलवेज 5 सेंटीमीटर होगा। ओरिजिनल दिया है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड सो दैट लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर। हमेशा 5 रहे लेंथ, ठीक है ना। लिखिए यहां पर नीचे, एज स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर रॉड, एज स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन कॉपर रॉड। हमेशा 5 कब रहेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर? जब दोनों में इंक्रीमेंट सेम हो। सिंपल सी बात है। ठीक, लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर रॉड, सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द टू रॉड विल बी सेम। सो इंक्रीज
in length of the two rod will be same। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब है डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। डेल्टा L होगा अल्फा, इसके ये ज्यादा कॉपर का L अल्फा डेल्टा T, ठीक है ना। L डेल्टा L1 क्या होगा L अल्फा डेल्टा T, यानी L1 कॉपर का, L1 ले ली, ये लेंथ उसकी ज्यादा है ना, अल्फा कॉपर का, और डेल्टा थीटा लिख दे रहे टेम्परेचर को, L2 अल्फा किसका स्टील का, और डेल्टा थीटा, ये दोनों कैंसिल करो। हाँ तो स्टील की ज्यादा है, क्वेश्चन पढ़ें। अच्छा ठीक है, स्टील की ज्यादा है, तो फिर इसको जो है, जो L1 लेंथ आपने ली है इसको स्टील लिखना है, और इसके क्या हो जाएगा ये वाला कॉपर। अब समझ गए होंगे, अल्फा की वैल्यू डाल, रिलेशन तैयार हो गया, ठीक है ना। तो L1 और L2 में रिलेशन बन जाएगा आपका, तो L1 अपान L2 निकाल लो। कितना है कॉपर का 1.7 और ये 1.11, और बहुत आसान हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। लिख दो आंसर। L1 आ रहा है 14.17 सेंटीमीटर, L1 14.17 सेंटीमीटर, और L2 9.17, नेचुरल है, L2 9.17 हो जाएगा, L2 9.17 सेंटीमीटर। चैप्टर के अगर फार्मूले मालूम है, फार्मूले कोई नहीं होंगे उनके अलावा जो दिए रहते हैं, केवल बस लगाने का मेथड मालूम होना चाहिए। लिख लिया है? वैल्यू ये आ रही है, L1 आ रहा 14.17 सेंटीमीटर, और उसे 9 हो जाएगा, 5 को माइनस कर दें, वो तो L1 L2 ले लिए। देखिए जब किसी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड में डालेंगे और टेम्परेचर चेंज कर दो, क्या होगा, लिक्विड में भी एक्सपेंशन होगा और सॉलिड में भी होगा, ठीक। थ्रस्ट में डेंसिटी लगती है, डेंसिटी चेंज होगी सॉलिड की भी और लिक्विड की भी। थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी लगती है, लिक्विड की, और सॉलिड में डेंसिटी सॉलिड की लगेगी, ठीक है ना, जो वेट लेते हैं आप, ठीक। कुल मिला के थ्रस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखे नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए द thrust on volume V of a body, the thrust आप इसके ऊपर जरा वो लिख दो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आर्टिकल क्या है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट, हाँ, द थ्रस्ट ऑन वॉल्यूम V of a liquid of a body in a liquid, thrust on volume V of a body in a liquid is given by, क्या होता है फार्मूला थ्रस्ट का, V सिग्मा लिक्विड का और G सिग्मा डेंसिटी, V वॉल्यूम, ठीक है। फार्मूला ध्यान होगा, थ्रस्ट का फार्मूला सिंपल मालूम होना चाहिए, बॉडी का वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड की और G मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रस्ट आ जाता है। लिखिए नाउ विद राइज इन टेम्परेचर, नाउ विद राइज इन टेम्परेचर विद डेल्टा थीटा, नाउ विद राइज इन टेम्परेचर विद डेल्टा थीटा ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू एक्सपेंशन वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल इंक्रीज,
ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल इंक्रीज एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड will decrease according to relation. ये वॉल्यूम किसका होता है? बॉडी का होता है ना, जो लिक्विड के अंदर है, पूरी डिप मान रहे हैं, तो वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? वी इन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा लिया ना आपने, ठीक, गामा डेल्टा थीटा, और गामा किसका लगेगा? सॉलिड का। डेंसिटी भी चेंज हो गई, कितनी डेंसिटी हो जाएगी? नहीं, अभी लिखा निकाला फार्मूला, रो एल डैश इज इक्वल टू रो एल अपान 1 प्लस गामा किसका? लिक्विड का, और क्या था यहाँ पर? डेल्टा थीटा था। बहुत ही नॉर्मल समझने की कोशिश करें, ये थ्रस्ट का फार्मूला है, वॉल्यूम बॉडी का है, इसमें जो गामा आएगा वो किसका होगा? सॉलिड का या बॉडी का, ठीक है ना। और जो डेंसिटी है वो किसकी है? लिक्विड की है, तो इसमें गामा किसका आएगा? लिक्विड का आएगा, ठीक। तो जो नया थ्रस्ट बनेगा उसमें हम ये दोनों वैल्यू पुटअप करके और उनको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। समझ गए होंगे ना, दोनों वैल्यू डालें और डिवाइड कर दें, तो जो नया थ्रस्ट बन रहा है थ्रस्ट डैश, वो बी डैश सिग्मा एल डैश जी हो जाएगा। तो थ्रस्ट डैश अपान थ्रस्ट इज इक्वल टू, दोनों डिवाइड कर लें, वैल्यू डाल दें, न्यूमरेटर में 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई गामा एल डेल्टा थीटा, ये फार्मूला तैयार हो गया थ्रस्ट का नया। फार्मूला डल नहीं करना है इनको, कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए, फार्मूला कहाँ तक लर्न करोगे, ठीक है ना। वैल्यू आ जाए तो वहीं पर निकालें तुरंत। ये डेंसिटी का फार्मूला लर्न रखना है, बाकी सिंपल कोफिशिएंट वाले फार्मूले लर्न रखने हैं, ठीक है ना। तो किसका गामा ज्यादा होता है, लिक्विड का कि सॉलिड का? जनरली सॉलिड में एक्सपेंशन कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, ठीक है। तो गामा एस जो है वो लेस देन गामा एल होगा। इसका मतलब कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन में गिवन हो वो अलग मैटर है, ठीक है ना। जनरल में जो गामा है आपका वो सॉलिड का कम होता है, ठीक है, लिक्विड में ज़्यादा होता है एक्सपेंशन, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर बढ़ा दें। इसका मतलब है कि थ्रस्ट डैश थ्रस्ट लेस देन थ्रस्ट होगा, यानी कि थ्रस्ट क्या होगा? ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। नीचे लिख देना, विद राइज इन टेम्परेचर थ्रस्ट आल्सो डिक्रीजेस, विद राइज इन टेम्परेचर थ्रस्ट आल्सो डिक्रीजेस। लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालें, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स हो गया है, तो थोड़ा बहुत पता होगा कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम पे निकालते हैं गैस में। चलिए लिखिए, लिखिए गैसेस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। एक एक लाइन समझते जाना जो लिख रहे हो। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, नीचे लिखे हैं गैसेस एक्सपेंड्स मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ये समझ गए होंगे बात, गैस में एक्सपेंशन ज्यादा होता है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, the coefficient of volume expansion is relatively independent. The coefficient of volume expansion is relatively independent of temperature. The coefficient of volume expansion is relatively independent of temperature for solid and liquid. Solid और liquid में बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ता है, गामा चेंज नहीं होता है, सॉलिड एंड लिक्विड, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये आर्टिकल 11th सिलेबस में है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछते हैं और डेरिवेशन भी 11th में आता है। बट इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर गैसेस।
फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, लिखा है। अब इसमें हम दो तरह से स्टडी करेंगे, एक बार प्रेशर कांस्टेंट और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट, दोनों में अलग आएगा, ठीक है। तो लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर if delta V is the change in volume, at constant pressure, if delta V is the change in volume of gas, then for a change in temperature, delta T, हाँ ये फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, क्या रखा कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है। इनको डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो डेल्टा V अपान V, डेल्टा T अपान T, डेल्टा V अपान V इज इक्वल टू डेल्टा T अपान T, इससे 1 अपान T निकाल दो, कितना होगा इसको इसमें, हाँ ये 1 अपान T निकालेंगे, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T, ठीक। डेल्टा V का फार्मूला डाल दो, क्या होता है डेल्टा V का फार्मूला, बोलो, अभी लिख चुके हो, V गामा डेल्टा T, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम V गामा, यहां पर ध्यान दें क्या चीज कांस्टेंट रखा था, प्रेशर, तो गामा P लिख देते हैं, ठीक है ना। डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T डिवाइडेड बाई V डेल्टा T, यहां से V और डेल्टा T कैंसिल कर दो, गामा P आ गया, गामा P इज इक्वल टू 1 अपान T। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, पहले ये नोट करें फिर लिख दें, ये गामा P क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रखना जो चीज कांस्टेंट है वो यहां आ जाएगी, ठीक है। लिख दो नीचे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 1 बाई T, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, गामा P ब्रैकेट में लिख दो इज इक्वल टू 1 बाई T, लिखा। लिखिए नीचे नेक्स्ट लाइन से, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, इसका जस्ट रिवर्स, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको कैसे करेंगे डिवाइड, क्या कांस्टेंट है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर इसमें फिर चेंज कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था, ये इक्वेशन नंबर 2 को फिर डिवाइड कर दो 1 से, सेम डेरिवेशन है, डेल्टा P अपान P इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा T अपान T, तो 1 अपान T इज इक्वल टू डेल्टा P अपान P इंटू डेल्टा T, और यहां पर जैसे वहां फार्मूला है वैसे ही डेल्टा P इज इक्वल टू P गामा V डेल्टा T डिवाइडेड बाई P डेल्टा T, ये दोनों कैंसिल, तो गामा V इज इक्वल टू 1 बाई T। ये डेरिवेशन भी सिलेबस में है, 11th करना है इसको, और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं अक्सर है, इसलिए ध्यान रखना, सिंपल है 1 अपान T के इक्वल, यानी गामा P और गामा V क्या बनाएगी, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। कोफिशिएंट लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों इक्वल हैं, गामा P गामा V दोनों 1 अपान T के, लिखा। नीचे एक 9 नोट कर दें, फॉर आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर, फॉर आइडियल गैस at room temperature
गामा V इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ 3.3 इंटू 10⁻³ के पावर अपान के वो है केल्विन, के पावर -1 विच इज मच लार्जर। आप ठीक से लिखा है 3.3 इंटू 10⁻³ के -1 which is much larger than that for solid and liquid, which is much larger than that for solid and liquid। तो गामा पी और गामा बी जो है वो टेम्परेचर राइज करो तो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज? डिक्रीज होंगे, ठीक है, ध्यान रखना उसमें जो है। तो ओके स्टूडेंट, आप इसको प्रिपेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।